बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो टेस्ट है इसमें ओवरऑल जनरल अगर आप गौर करें तो तकरीबन पास पेपर से बना हुआ टेस्ट था और बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है वो यहाँ पे यूज़ हुए हैं। अगर कहीं पर आपको प्रॉब्लम आती है तो उन टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे ताकि जो है वो अपकमिंग जो टेस्ट हैं वो भी आपके बेहतर हो जाएं। जो कॉन्सेप्ट जहाँ पे प्रॉब्लम आई थी उनको रिवाइज करें, जहाँ प्रॉब्लम आती है आप हमसे भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम 31 क्वेश्चन जो है जी। Astronaut in space कहता है comes to know an explosion और nearby planet जो है how will they come to know about the explosion। देखें सिंपल सी बात है कि जो साउंड है they cannot propagate through vacuum, जो कि एक मैकेनिकल वेव होती है और मैकेनिकल वेव्स जो होती हैं they require medium for their propagation। इसका मतलब ये है कि इसमें जो आंसर है वो कौन सा आएगा, चार्ली। अगर वो एक्सप्लोजन को देख सकते हैं, देखेंगे तभी वो जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसमें बेस्ट आंसर जो आपका कौन सा बन जाता है, चार्ली। 32nd जो है गेट इज कनेक्टेड इन कॉन्फ़िगरेशन जो एज शोन इन द फिगर। गेट्स के जो है वो रिलेटेड मैंने जो आपको डिस्कशन हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 17 18 की, उसमें 18+19 की, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास नैंड गेट हो, नैंड गेट, तो नैंड गेट जो होता है उसमें अगर हम उसकी दोनों इनपुट्स को शॉर्ट कर देते हैं, नैंड गेट की अगर दोनों इनपुट्स को शॉर्ट कर दें तो वो ज़ाहिर है उसकी इनपुट सिंगल हो जाएगी और आउटपुट भी सिंगल हो जाएगी। सो ऐसा गेट जिसकी सिंगल इनपुट और सिंगल ही आउटपुट होती है वो कौन सा गेट कहलाता है, नॉट गेट कहलाता है। तो जब आप किसी भी नैंड गेट को, नैंड गेट जो है वो लेट्स उसकी ना इस तरह की जो है कॉन्फ़िगरेशन होती है और ये नैंड गेट है हमारे पास, इसके सामने ना एक बबल साइन, साइन ऑफ इन्वर्जन के तौर पे यूज होता है। तो अगर आप क्या करो इसकी दोनों इनपुट्स को शॉर्ट कर दें, जैसे इस आपको डायग्राम में गिवन है, तो क्या होगा कि ये सिंगल इनपुट सिंगल ही आउटपुट बन गई, ये नॉट गेट को रिप्रेजेंट करेगा। और नॉट गेट का काम क्या होता है कि आउटपुट जो है उसको इन्वर्ट कर देना। इसका मतलब है अगर आप उसको y इनपुट दोगे तो वो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x जो है वो ऊपर बार का मतलब होता है उसको इन्वर्ट करना। इसी तरह से जो है x इज इक्वल टू आप y कह सकते हो। तो जो इनपुट जो है वो दोनों तरफ से दी जा सकती है नॉट गेट में। इसका मतलब है आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा, डेल्टा। और बार का मतलब होता है साइन ऑफ इन्वर्जन। ये जो डुअल साइन है इसका मतलब भी होता है साइन ऑफ इन्वर्जन, तो बार का मतलब भी होता है साइन ऑफ इन्वर्जन। इन्वर्जन मीन अगर आप जीरो इनपुट दोगे उसको वन कर देगा, और वन इनपुट देंगे तो उसको वो जीरो कर देगा। तो इसमें जो आपका आंसर है डेट इज बेसिकली सिंपल है जी। इसमें आंसर आपका कौन सा बन जाना था, डेल्टा। 29 जो है इसमें देखो 29 कैपेसिटर्स आपको गिवन है और ईच ऑफ 1 माइक्रोफैरड। आपको क्या चाहिए, 15 माइक्रोफैरड जो है वो टोटल जो है वो इक्विवेलेंट चाहिए। तो कैसे आप इनको इक्विवेलेंट जो है वो 15 माइक्रोफैरड लेंगे। अब हर एक की कितनी है जी, 1 माइक्रोफैरड। आपको पता है अगर पैरेलल हो ना तो पैरेलल में जो है वो कैपेसिटेंसेस ऐड होती हैं, जबकि सीरीज में कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड अप टू सो ऑन। अच्छा, अगर इसका मतलब है आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है, यहाँ चाहे जैसे हमें 1 माइक्रोफैरड गिवन है तो आइडेंटिकल है, तो अगर इक्वल रेजिस्टेंस है तो एन इक्वल रेजिस्टेंसेस के लिए फॉर्मूला हम क्या अप्लाई करते थे, एन क्यूब। अब यहाँ हमें टोटल कितना चाहिए था, 15 जो है, तो सी इक्वलेंट टोटल नंबर ऑफ हमें जो है वो 15 अगर कैपेसिटेंस हम पैरेलल में लगा देते हैं तो 15 मल्टीप्लाई बाय हर एक के ऊपर जो है वो कैपेसिटेंस कितनी है, मल्टीप्लाई बाय सी दैट इज 1 माइक्रोफैरड। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो टोटल आंसर आ जाएगा वो 15 माइक्रोफैरड आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें 15 जो है वो माइक्रोफैरड रिजल्टेंट चाहिए तो हम इनमें से सिर्फ 15 जो है वो कैपेसिटर लें और उनको जो है वो पैरेलल में अटैच कर दें, तो हमारे पास कॉम्बिनेशन जो है वो हमें 15 जो है वो माइक्रोफैरड दे देगा। इसका मतलब आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, अल्फा। ठीक है जी। और अगर आप उनको 15 को सीरीज में लगाएंगे तो वो इस तरह होगा C/15 यानी 1/15 माइक्रोफैरड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो है जी इसमें क्वेश्चन है 34, बड़ा सिंपल है जी। थर्मिस्टर जो है मोस्टली थर्मिस्टर जो है वो उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ अगर आप गौर करें तो की वर्ड है हमें उसने कहा टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव है। तो जिनका टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव हो विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, उनकी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगी। तो इसमें आंसर आपका चार्ली बनना था। तो दिस इज आल्सो सिंपल वन जी। 35 में जो है वो आपने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ऑल ऑब्जेक्ट्स नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस फॉल विद द सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज 9.8
मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप डाउनवर्ड थ्रो करते हो, अपवर्ड थ्रो करते हो, वो ऊपर से वापस आता है, उसको फ्री फॉल करवा देते हैं, किसी भी इसमें से कोई भी केस हो, उसका आंसर जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होना चाहिए, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होना चाहिए। तो इसमें आंसर जो है आपका कौन सा बन रहा है, अल्फा ही आंसर बनेगा। नेक्स्ट है जी, इसमें क्वेश्चन जो है वो 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। और ये सिंपल है जी, आप कैटेगराइज करके जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें आपने कैटेगराइज किया होगा क्वांटिटीज को। और ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं जो है वो टेस्ट में, तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। इसमें एक्सेलरेशन जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, आंसर इज काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह से प्रेशर जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। तो जिनके साथ डायरेक्शन एसोसिएट होती है वो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, और जिनके साथ डायरेक्शन एसोसिएट नहीं होती वो स्केलर क्वांटिटीज हैं। इसी तरह से फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो, वो भी स्केलर क्वांटिटीज में आते हैं। 37 जी, टाइट वायरलेस क्लैंप 2 मीटर अपार्ट जो है, इसमें कहते हैं 2 मीटर उसकी लेंथ है। और कह रहा जी आपने ना उसकी फर्स्ट 3 वेवलेंथ बतानी है। वेवलेंथ का है ना फॉर्मूला हमारे पास क्या है जी, 2L/n। बड़ा सिंपल है, अगर एन फॉर्मूला पता है तो देखें वेवलेंथ λ1 क्या आ जाएगा, λ1 आ जाएगा 2L। एल लेंथ आपको कितनी बताई हुई है, 2 मीटर, 2 × 2 डिवाइडेड बाय जो है वो n, नंबर ऑफ लूप्स जो है उनकी बात कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ लूप्स अगर 1 बनेंगे, यहाँ आप n की वैल्यू 1 पुट करो, तो आपके पास पहला जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 4 मीटर। तो देखें फर्स्ट आंसर आपका 4 मीटर आएगा। n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, यहाँ पर 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका 2 मीटर हो जाएगा n2 के लिए। जब n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 4/3, वो आपका आंसर 1.33 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ जस्ट आपने n की वैल्यू को रिप्लेस करना है, पहले n की वैल्यू 1 रखें, फिर 2 रखें, फिर 3 रखें, उसमें 3 का है ना, तो आपके पास आंसर 4 मीटर, 2 मीटर एंड 1.33 मीटर बनेगा। तो आंसर आपका यहाँ से 4 ही बन जाएगा। जस्ट यू नीड टू नो द फॉर्मूला फॉर द वेवलेंथ। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 38, आर 2 किलोग्राम mass of copper is heated 40 सेकंड है। इसमें देखो हमारे पास फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी। यहाँ से हमें डेल्टा टी फाइंड करना है, तो Q/MC हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ हमें डायरेक्टली हीट नहीं गिवन, हमें पावर गिवन है। ये जूल पर सेकंड जो है वो हमें पावर गिवन है, पावर रेटिंग जो है, ठीक है जी, यानी वर्क ओवर टाइम जो है। और ये हमें टाइम गिवन है। तो मैंने आपको बताया था जब भी हम पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट बिकम्स अ यूनिट ऑफ एनर्जी। तो यहाँ से हीट यानी एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, पावर इनटू टाइम। तो ये 100 है, 100 मल्टीप्लाई 40 कितना हो जाएगा, 4000। सो ये ऊपर इसीलिए क्यू की जगह मैंने 40 × 100 किया हुआ है। तो 4000/800, इसको कट करेंगे तो आंसर आपके पास 5 केल्विन आ जाएगा। इसमें आपका आंसर जो है वो अल्फा बनेगा। सो इसमें दो फॉर्मूले एट ए टाइम यूज हो रहे हैं, कौन कौन से, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी और Q इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो चूंकि हीट आपको यहाँ डायरेक्टली गिवन नहीं है, आपको पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करना पड़ेगी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन 39, दैट इज आल्सो सिंपल वन। इसमें उसने कहा है कि इन अ कंपटीशन फील्डर्स आर रिक्वायर्ड टू थ्रो अ बॉल जो है। अच्छा, एक जो है वो स्ट्रॉन्ग विंड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ थ्रोन है, और दूसरा इन द डायरेक्शन ऑफ। देखो रेंज मैक्सिमम के लिए ना कंडीशन एक ही है, क्या, कि आपका जो एंगल है ना वो 45 ही होना चाहिए। ठीक है जी। अब दोनों बॉलर्स, दोनों फील्डर्स जो हैं वो एक ही एंगल से बॉल को थ्रो करेंगे, और जो रेंज है वो अदर देन एंगल किसके ऊपर डिपेंड करेगी, डिपेंड्स ऑन द थ्रोन स्पीड। तो एंगल 45 ही रहेगा दोनों के लिए, चाहे वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ विंड है या क्रॉस डायरेक्शन ऑफ विंड है, एंगल तो सेम हो गया। अब इसका मतलब है रेंज जो है अदर देन एंगल किस पे डिपेंड करती है, आपको पता है R इज इक्वल टू क्या होता है, VI स्क्वेयर डिवाइडेड बाय G इनटू साइन 2 थीटा। अब रेंज हमें पता चल गया कि वो तो एंगल पे डिपेंड करती है, और दूसरा किस चीज पे डिपेंड करती है, इनिशियल वेलोसिटी पे। तो एंगल तो दोनों के लिए सेम है, दोनों ने जो है ऑप्टिमम एंगल दोनों ने किस पे थ्रो करना है, 45 पे थ्रो करना है। तो बाकी जो फैक्टर बचा वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। इसका मतलब है डिपेंड्स अपॉन द थ्रोन स्पीड जो है, जो अगेंस्ट द विंड थ्रो करेगा उसको इनिशियल स्पीड ज्यादा देनी पड़ेगी ताकि विकेट कीपर तक बॉल पहुंच जाए। जबकि लॉन्ग का जो स्ट्रिंग उसको फेंकेगा उसको जो है वो कम स्पीड से भी उतनी रेंज जो है वो उसकी आ जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, और पेपर में जो पास पेपर में नंबर ऑफ टाइम्स इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। जब हम मिक्स करते हैं, जब आप मिक्सर बनाओगे, दो जो है वो आपके पास गैसेस हैं, उनकी डेंसिटी जो है वो कहता है जी रो है, और इसमें कहता है जी कि इक्वल मैस है, और जो एक डेंसिटी जो है ना, एक की डेंसिटी रो थी, दूसरी वाले की डेंसिटी कितनी है, 3 रो है। आपने उनको मिक्स करना है, मिक्स करने के बाद उनकी डेंसिटी क्या होगी। देखो दोनों का मैस आपको गिवन है m1 में, m गिवन है, वॉल्यूम उसका क्या हो जाएगा, मैस ओवर जो है वो डेंसिटी। दूसरे का आपको मैस क्या गिवन है, m, उसका भी सेम मैस, दोनों के सेम है। दूसरे का वॉल्यूम क्या होगा, m ओवर 3 टाइम्स ऑफ डेंसिटी, क्योंकि उसने उसकी डेंसिटी 3 टाइम्स बताई हुई है। अच्छा, अब इनका जो मिक्सर बनेगा, वो देखें, डेंसिटी का जो मिक्सर है वो होगा m ओवर जो है डेंसिटी, ज़ारा एम वॉल्यूम सॉरी, और दूसरे का मैस ओवर वॉल्यूम। अब देखो मैस दोनों के सेम है, इसलिए मैंने सेम वैल्यू पुट की, इसके लिए एम पुट की, इसके लिए एम पुट की, लेकिन वॉल्यूम डिफरेंट हो जाएगा। जब ज़ाहिर है आप उसको ऐड करोगे तो वॉल्यूम टोटल ऐड होना है ना। तो पहले का वॉल्यूम जो है वो एम मैस ओवर डेंसिटी, दूसरे का वॉल्यूम मैस ओवर 3 टाइम्स ऑफ डेंसिटी, जो कि उसकी आपको डेंसिटी 3 टाइम्स गिवन है। आप इनका एलसीएम लेंगे तो ऊपर 2m नीचे 3m आएगा, m से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास जो मिक्सर की डेंसिटी बनेगी वो 3/2 टाइम्स आपका ओरिजिनल डेंसिटी बनेगी। तो इसमें आंसर आपका जो 3/2 यानी कि 1.5 भी हो सकता था आंसर। यहाँ आंसर आपका जो है वो कौन सा बन रहा है, बीटा आंसर बन रहा है, अल्फा नहीं बीटा आंसर बनेगा यहाँ पर। ठीक है जी, इसका आंसर जो है आपका बीटा है। नेक्स्ट जो है जी इसमें क्वेश्चन नंबर 41, दैट इज सो सिंपल। देखो पैरेलल में ना वोल्टेज हर एक के क्रॉस सेम होती है, हर कंपोनेंट के क्रॉस सेम होती है। अगर इनमें से एक बल्ब फ्यूज भी हो जाए तो वोल्टेज तो दोनों के अक्रॉस सेम ही पहुंच रही है, क्योंकि ये तीनों आपस में क्या लगे हुए हैं, पैरेलल। सो चूंकि आप वोल्टेज जो है वो सेम रहती है पैरेलल सर्किट में, इसका मतलब है कि इनकी जो ब्राइटनेस है, एमीटर रीडिंग जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन ब्राइटनेस सेम रहेगी। चूंकि ब्राइटनेस जो है वो डिपेंड कर रही है यानी कि बल्ब की रेजिस्टेंस के ऊपर, वो तो सेम ही रहेगी ना। एक बल्ब अगर जो है वो यहाँ से आपका टूट गया है, अच्छा बल्ब एक हटाने से पैरेलल में, देखो जब आप पैरेलल में रेजिस्टेंसेस लगाते जाते हो तो टोटल वैल्यू कम होती जा रही है। अब करंट हमारे पास जो है वो किसके इक्वल होता है, V ओवर आर ई, आर इक्वलेंट के इक्वल होता है, V ओवर आर ई, ऐसे ही है ना, V ओवर आर। अब अगर इनमें से एक बल्ब टूट जाता है तो आर इक्विवेलेंट कम हो जाएगी, ज़ाहिर रेजिस्टेंस कम होगी, ये कम होनी चाहिए ये। अगर ये कम हो जाएगी तो बढ़ जाएगी। देखें आपकी जो एक अगर बल्ब यहाँ फ्यूज होने का मतलब है, फ्यूज होने के बाद उसकी रेजिस्टेंस और ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ जो है उसकी रेजिस्टेंस जो है ये फ्यूज होने के बाद उसकी रेजिस्टेंस आ रहा है, वो सर्किट ओपन हो गया ना, जहाँ से तो करंट उसमें से फ्लो ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, चूंकि रेजिस्टेंस हाई हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस हाई हो गई है उसकी, इसका मतलब है कि वहां पर जो है उसकी रेजिस्टेंस बढ़ गई। अगर ये रेजिस्टेंस बढ़ गई है तो यहाँ पर करंट जो है उसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम कहेंगे कि यहाँ पर जो आंसर है आपका कौन सा बन रहा है, डेल्टा आंसर बनेगा। तो और याद रखना है कि जो पैरेलल सर्किट होता है उसमें जितने भी कंपोनेंट होते हैं हर एक के क्रॉस जो है वो वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, वो सेम ही रहती है। नेक्स्ट जो है जिसमें क्वेश्चन नंबर है 42। An ambulance moves on a large roundabout with the siren on for a person standing at the center of the roundabout. देखिए ये आपने ना वो डॉपलर इफेक्ट में पढ़ा होगा कि अगर एक सेंटर पे ऑब्जर्वर खड़ा है और एक जो सोर्स है वो उसके सर्कल के ऊपर मूव कर रहा है, ज़ाहिर है दोनों की एक दूसरे के लिहाज से रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव स्पीड जीरो है। इसका मतलब है किसी किस्म का डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। आंसर आपका क्या है वो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। नेक्स्ट 43 भी बड़ा सिंपल है, इसमें आपको जो है ना मैसेज दिए हुए हैं सैटेलाइट के, और इसमें जो है वो आपको पता है बड़ा सिंपल, आप जो है वो क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये नंबर ऑफ टाइम्स हम बता चुके हैं कि जो स्केप वेलोसिटी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द क्या होती है, मैस ऑफ द सैटेलाइट है। स्केप वेलोसिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके डिपेंड करती है, अगर आपको याद हो तो स्केप वेलोसिटी हम कहते थे इज इक्वल टू अंडर रूट, escape velocity जो है अंडर रूट 2 gm ओवर आर या gm ओवर आर, तो 2 gm ओवर आर। तो इसका मतलब ये 2 g r कर लें। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास जो escape velocity है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी पे डिपेंड कर रही होती है। ये ना तो मैस ऑफ द सैटेलाइट पे डिपेंड करती है, ना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड करती है, ना ही डेंसिटी पे डिपेंड करेगी, ना ही
वॉल्यूम पे डिपेंड करेगी। इसका मतलब है आंसर आपका क्या रहेगा, बीटा V1 इज इक्वल टू V2। Next is question 44 और that is also simple one जी। Two stones are thrown simultaneously from a cliff और इसमें जो है वो हाइट उसकी 25 मीटर गिवन। इनिशियल स्पीड्स ऑफ द टू स्टोन्स आर 10 मीटर 20 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली। आगे क्या कह रहा है, कहता है दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ दैट द टाइम टेकन बाय द स्लोवर स्टोन टू रीच द ग्राउंड जो है वो क्या होगा, इज एक्स और जी दोनों में जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड पे यूज हो रहा है। दैट स्टोन और कहता है स्टोन डू नॉट रिबॉन्ड ऑन इम्पैक्ट। अब स्टोन तो जा रहा है वो रिबॉन्ड नहीं होंगे। इसमें देखें दो स्टोन हैं और उनको साइमल्टेनियसली जो है वो एक क्लिफ से जो है वो आपने उसको थ्रो किया, ठीक है। इनिशियल स्पीड दोनों की, एक की 10 रखी है दूसरी 20 रखी है। अब आपसे करेक्टली कहता है कि वेरिएशन ऑफ रिलेटिव स्पीड जो है वो एक डिस्टेंस की डे की बता रहा है बिटवीन द टू स्टोन जो है, और इसमें जो है वो टाइम टेकन स्लोवर स्टोन का जो है वो एक्स है, जबकि दूसरे को जो है वो आप देखें। इसमें बड़ा सिंपल हमने आंसर क्या करना है, देखो जब हम किसी भी स्टोन को किसी हाइट से नीचे थ्रो कर रहे हैं और उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करें तो आपकी बुक में जो है वो इसके कर्व बने हुए हैं, दो कर्व बने हुए थे, ये हमने लेक्चर में भी डिस्कस किया था। अगर एक फ्रीली फॉलोइंग एक बॉडी है उसको आप अपवर्ड थ्रो करते हो, अपवर्ड सिर्फ अपवर्ड उसको थ्रो किया है, अपवर्ड थ्रो करेंगे तो उसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है अपवर्ड थ्रो के लिए वो बनता होता था स्ट्रेट लाइन। आपकी बुक में ये बना हुआ है, जो उसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो आपका स्ट्रेट लाइन बनता है, वो इस तरह का बुक में कर्व बना हुआ है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है जी। और अगर आप किसी बॉडी को अपवर्ड थ्रो करते हो तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, अगर आप बुक वॉर करें या प्रैक्टिस बुक जो है वो सीट वाली वॉर करें, उसके ऊपर बना हुआ था पैराबोला इस तरह का कर्व, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी बॉडी को डाउनवर्ड थ्रो करते हैं, नीचे की तरफ थ्रो करते हैं किसी सर्टेन हाइट से, तो उसका जो कर्व है वो आपका जो है वो क्या करेगा कि वो सीधा जो है वो नीचे इस तरह से आएगा कर्व जो है। अब उसका उसने पूछा क्या है, डिस्प्लेसमेंट, कहता है वेरिएशन ऑफ आपका डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जो है उसने पूछा बिटवीन द टू स्टोन्स अज्यूमिंग द टू स्टोन्स टू बी। अच्छा, जिसको आपने जो है वो लेस स्पीड से फेंका है वो आहिस्ता 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 नीचे रिबाउंड होएगा ऐसे, और जो आपने जो है वो उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे फेंक दिया वो सीधा नीचे आकर स्ट्राइक करेगा। इसका मतलब है इसमें जो आपका कर्व है वो कौन सा आंसर बनेगा जी, आपका चार्ली आंसर बन रहा होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये देखें स्पीड आपकी यहाँ पे ग्रेविटी कितनी दी हुई है उसने, जी की वैल्यू 10, तो दोनों के लिए जी की वैल्यू तो 10 ही होगी, लेकिन एक की जो स्पीड है वो इंक्रीज करेगी स्लोली, क्योंकि वो स्लोवर स्पीड से फेंका है, और एक की स्पीड जो है वो हाई स्पीड से नीचे आएगा तो उसको स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो आंसर इसमें आपका कौन सा आ जाएगा, चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका 45। हाँ ये भी सिंपल है जी, इसमें आपने करना क्या था, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, दोनों तरफ स्क्वायर लें, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल ओवर जी। इस तरह के क्वेश्चन नंबर ऑफ टाइम्स पास पेपर में रिपीट हुए हैं और जिससे अनसर्टेनिटी से रिलेटेड, तो इसको अब अच्छे से रिपीट रिवाइज कर लेना आपने। 4 पाई स्क्वायर एल ओवर जी, यहाँ से जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल ओवर टी स्क्वायर, इनमें जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी यानी एक्यूरेसी जो होगी वो क्या होगी, लीस्ट काउंट ऑफ द लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाई बाय 100 इनटू 2। 2 यहाँ किस लिए आया, पावर फैक्टर, क्योंकि टाइम पीरियड के ऊपर 2 है ना, तो पावर फैक्टर 2 आ गया। लीस्ट काउंट ओवर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, लीस्ट काउंट इसका आपको 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो ओवर 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। 2 इंटू लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच आपको कितना बताया हुआ है, 1 सेकेंड, तो 1/100 इंटू नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितनी बताई है आपको, 100 ऑसिलेशंस, तो वो 100 हो गया जी। 100 100 से क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो ये 2% बनेगा, ये वाला 1% बनेगा। आपका आंसर जो है वो टोटल आंसर क्या आ जाएगा, 3% आंसर यहाँ बनेगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 46। इन एन एक्सपेरिमेंट, ये भी बड़ा सिंपल, देखें ऊपर वाले की तरह ही है। हमारे पास जो है वो परसेंट पावर का फॉर्मूला था V²/R, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है ना वोल्टेज क्या होगी, 2 टाइम्स इन द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वोल्टेज, क्योंकि इसके ऊपर पावर फैक्टर 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज में अनसर्टेनिटी वॉल्यूम में सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस में कितनी बताई हुई है, 1%, तो ये 1% आ जाएगा। और रेजिस्टेंस में जो है वो कितनी बताई हुई है, 2%, वो 2% हो जाएगा, ठीक है जी। तो आंसर जो है उसका क्या आ जाएगा, 2 और +2 जो है कितना आ जाएगा, 4%। इसमें जो आंसर है आपका वो चार्ली बन रहा है।
अल्फा नहीं है, इसमें आंसर जो होगा 40 बनेगा, 4% आपका आंसर आ जाएगा 46 वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट है जी इसमें क्वेश्चन नंबर 47। इसकी फिगर जो है वो आपके ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में मिसिंग थी। वो ये है, अगर स्ट्रेट लाइन हो, स्ट्रेट लाइन का मतलब आपकी बुक में लिखा हुआ है कि अगर एक बॉडी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो उसकी एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो हर पॉइंट के ऊपर क्या होती है, इक्वल होती हैं, इसलिए आंसर जो है इसमें अल्फा बनेगा। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है और यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो उसकी एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज हमेशा आपस में इक्वल होती हैं। तो कोई भी पॉइंट कहीं भी ले लें, ए बी सी, किसी भी पॉइंट के ऊपर उसकी एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। नेक्स्ट है जी इसमें क्वेश्चन नंबर 48। और इफ अ स्फीयर ऑफ मास m2v और डायरेक्शन x है, दूसरा स्फीयर 2m और v डायरेक्शन y है, तो लाइट परफेक्टली इलास्टिक और लीन होता है, तो ये बताएं कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। आप दोनों की काइनेटिक एनर्जीज का सम लें, दोनों के मोमेंटम्स का सम लें। अब देखें पहली बॉल का जो मोमेंटम है उसका बनेगा मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ऐसे ही है, तो इसकी वेलोसिटी 2v है और मास m है, तो इसका जो मोमेंटम बनेगा वो 2mv बनेगा। इसी तरह सेकंड बॉल जो है उसका मोमेंटम लें, उसका मास 2m है और वेलोसिटी भी है, उसका भी 2mv बनेगा, तो टोटल बनेगा 4mv। तो इसका जो टोटल मोमेंटम है बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन जो है वो 4mv ही बनेगा। ठीक है, रह गई बात काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी को ऐड करें तो टोटल इनकी काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर जो है इनफैक्ट बनेगी 5mv²। लेकिन यहाँ 3m³ दिया हुआ है, इसका मतलब ये आंसर ठीक नहीं हो सकता। आंसर आपका जो है वो क्या बनेगा, बीटा। नेक्स्ट है जी इसमें हमारे पास 49 द प्रोग्रेसिव वेव जो है इसमें कहते हैं जी आप फ्रीक्वेंसी, इसमें सिंपल फार्मूला v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। इसमें जो है वो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा फार्मूला आपने यूज करना है। एफ फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 250, वेवलेंथ है 2 मीटर, तो 250 इंटू 2 जो है वो आंसर क्या आ जाएगा 500 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है जी 50 वाला जी, इसमें क्वेश्चन जो है द लाइंस ऑफ डायफ्रैक्शन जो है इसमें देखें फॉर्मूला आपका सिंपल है, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। ऑर्डर जो है वो आपको फर्स्ट ऑर्डर कह रहा है, फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर मीन यहाँ एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और इसमें जो है वो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की जो कि बात कर रहा है, स्पेसिंग आपको बता दिया उसने 1.2 इंटू 10⁻⁶। साइन एंगल कितना लेना आपने 30, साइन 30 आ जाएगा। लैम्डा हमें यहाँ से फाइंड करना है, सो साइन 30 होता है 1/2, तो ये 0.6 हो जाएगा इंटू 10⁻⁶। आप इसको 600 नैनोमीटर भी लिख सकते हैं, और ये 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं, तो ये 600 नैनोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। इसमें आंसर आपका बीटा बनता है। क्वेश्चन 51 जी, ये आपको जो है वो हमने क्लियर पढ़ा हुआ है कि जो डायफ्रैक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, वेवलेंथ। डायफ्रैक्शन फिनोमेना जो हमने पढ़ा था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वेवलेंथ। अब हमारे पास जो वेवलेंथ है वो क्या होती है जी, अगर विजिबल लाइट की बात करें सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है रेड की। रेड के बाद क्या आता है, ऑरेंज, फिर क्या आता है येलो, फिर क्या आता है ग्रीन, उसके बाद क्या आता है ब्लू, उसके बाद क्या आता है इंडिगो, और लास्ट में जो है आपके पास क्या आता है वायलेट। तो रेड, ऑरेंज, ग्रीन, येलो, जो है ना इस तरह से ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। इसमें आपने बताना क्या है, कहते हैं कि डायरेक्टेड एफेक्ट एट द नॉर्मल ग्रेटिंग, स्टार्टिंग एट नॉर्मल ग्रेटिंग जीरो ऑर्डर से, ऑर्डर फॉर रेड, ग्रीन और ब्लू लाइट आपने बताना है स्पेक्ट्रम का ये किस तरह से होगा। ठीक है जी, ऑर्डर आपने स्टार्ट करना है नॉर्मल से, इसका मतलब ली से हाईएस्ट। तो इसमें सबसे कम ब्लू का होगा, उसके बाद क्या आ जाएगा ग्रीन का आ जाएगा, और सबसे ज्यादा जो है वो क्या आ जाएगा रेड का। इसका मतलब आपका आंसर जो है वो कौन सा बनेगा, डेल्टा आंसर बनेगा। आपने ली से ग्रेटेस्ट की तरफ जाना है, तो ली से ग्रेटेस्ट की तरफ जाएंगे तो आपका कौन सा आंसर बनेगा, डेल्टा। तो ऑर्डर फॉर रेड जो है वो देखें, ब्लू का जो है वो ऑर्डर ज्यादा होगा मैक्सिमम, क्योंकि आपके पास होता है डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। ठीक है जी, अब जा रहा है जिसकी वेवलेंथ या एन लैम्डा, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है यानी रेड की वेवलेंथ ज्यादा है ना, तो उसका साइन ऑफ एंगल जल्दी आ जाएगा, यानी ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन उसका जल्दी आएगा।
और जिसकी वेवलेंथ कम है यानी ब्लू की वेवलेंथ कम है तो उसका साइन ऑफ एंगल यानी ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन जो है वो देर से आएगा। मतलब सबसे ज्यादा यहाँ ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन साइन में किसका बनेगा, ब्लू का, जो कि वेवलेंथ कम है। उसके बाद किसका बनेगा, ग्रीन का। और सबसे कम जो है वो साइन ऑफ थीटा एंगल किसका बनेगा, रेड का। इसका मतलब आंसर यहाँ कौन सा बन रहा है, बीटा। नेक्स्ट है जी 52, और ये सिंपल है जी, इसमें हमने फॉर्मूला बार बार इसको यूज किया हुआ है, लैम्डा प्राइम इक्वल लैम्डा ओवर एन होता है। एन यहाँ क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो लैम्डा आपको लैम्डा 1 का होगा है और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 का होगा है, तो आंसर लैम्डा 1 ओवर 1.5 आंसर आ जाएगा। तो इसमें आंसर आपका बन रहा है अल्फा। जो 53 वाला क्वेश्चन है, आपको पता है जो एयर होती है वो हीट अप होने से ऊपर उठती है। तो अगर आपके पास रूम है और रूम में जो ही आप एसी ऑन करेंगे तो सबसे पहले जो है रूम का नीचे वाला टेम्परेचर कम होगा, ऊपर वाला जो है वो स्टिल ज्यादा रहेगा, क्योंकि जो गर्म हवा होती है वो ऊपर की तरफ उठती है। इसका मतलब है कि सीलिंग के साथ, छत की जो सीलिंग है वहाँ टेम्परेचर ज्यादा होगा जबकि नीचे कम होगा। इसका मतलब हम कहेंगे T1 इज ग्रेटर देन T2 बिकॉज ऑफ बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में हम प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर कह रहे होते हैं। तो जाहिर है टेम्परेचर जो है वो नियर द सीलिंग जो है वो ज्यादा होगा जबकि नीचे जो है वो कम होगा। 54 जो है इसमें हमने चार्ज, टोटल चार्ज बताना है, वो किसके इक्वल होता है, आई मल्टीप्लाई बाय टी के इक्वल होता है, आई मल्टीप्लाई बाय टी। तो यहाँ पर जो है वो आप जस्ट क्या करें, इनको मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, तो 5 कूलम आंसर आ जाएगा आपको। नेक्स्ट है जी 55। 55 में कहता है कि आप फिगर जो है करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड बिटवीन द टू पोल्स ऑफ ए मैग्नेट, द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो जो है शोन द फिगर। अच्छा, इसमें देखो कि ये जो ये प्लेन आपका कॉइल जो है बाय पाम राइट हैंड रूल, पाम राइट हैंड रूल यहाँ यूज करना आपने। पाम राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग जो नॉर्थ से साउथ आपने क्या रखना है, आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, जो मिडिल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रही होती है, जो कि करंट एक में डाउनवर्ड है तो पाम बाहर की तरफ आएगी। इसका मतलब है इससे फोर्स इस तरफ लगानी है बाहर की तरफ, इसका करंट जो कि अपवर्ड है इसकी फोर्स लगेगी अंदर की तरफ। तो इस ये जो है वो आपका जो डायरेक्शन बनेगी इन दोनों की, इसका मतलब है ये बनेगी एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज। सो इसमें करंट की डायरेक्शन जो है वो उसमें देखना, अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो राइट हैंड पाम राइट हैंड रूल लगा के देखें, ये वाली जो वायर है ये आपको जो बाहर की तरफ फोर्स दे रही है, जबकि ये वाली वायर जो है ये अंदर की तरफ फोर्स लगाएगी। तो कपलिंग टॉर्क जो प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन जो है वो यहाँ पर क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट जो है इसमें विच प्रॉपर्टीज मेक द मटेरियल सूटेबल फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो टेम्परेरी मैग्नेट को बोलते हैं। और टेम्परेरी मैग्नेट में आमतौर पर आयरन यूज होता है। आयरन इसलिए यूज होता है जो कि वो इजीली मैग्नेटाइज और इजीली डीमैग्नेटाइज हो जाता है, उसकी रिटेंटिविटी भी कम होती है, कोर्सिविटी भी कम होती है। इसका मतलब आंसर आपका डेल्टा बनेगा, इजी टू मैग्नेटाइज, इजी टू डीमैग्नेटाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें 57। मैग्नेट इज पुश्ड हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स अ कॉइल इंसुलेटेड वायर है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है। अच्छा, इसमें जो है वो अगर मैग्नेट इसको पुश कर रहे हैं तो इसमें देखें कि अगर लेट से कि ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, ठीक है। अब लेंसेज लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है वो लाजमी तौर पर जो है वो नॉर्थ पोल बनेगा, क्योंकि लेंसेज लॉ की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है हमने पढ़ा था कि जो द इंड्यूस्ड करंट जो है इज प्रोड्यूस्ड इन सच अ वे कि वो हमेशा चेंज को अपोज करता है। तो इसका मतलब है यहाँ नॉर्थ पोल बनना चाहिए, और नॉर्थ पोल को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये जो कॉइल है डेट विल मूव अवे फ्रॉम द मैग्नेट जो है, अगर यहाँ नॉर्थ पोल जनरेट होता है तो वो उससे अवे मूव कर जाएगी। अगर आप साउथ इसकी तरफ लेके आओगे, यहाँ साउथ पोल जनरेट होगा, साउथ साउथ को रिपेल करेगा, वो उससे अवे मूव कर जाएगी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन और भी इस तरह के आ सकते हैं। जैसे आपको कहा जाए एक थ्रेड के साथ यहाँ पर एक कॉइल जो है उसको लटकाया हुआ है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और उसमें कहा जाए कि ये बताएं कि अगर जो है आप इसके पास एक मैग्नेट लेके आते हो तो ये बताएं कि ये किस तरह मूव करेगा, तो डेट विल मूव अवे फ्रॉम द मैग्नेट, ठीक है। तो इस तरह के डिफरेंट सिचुएशन के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है जी 58 जो है इसमें एफ ओपन टू एफ क्लोज जो है ये हमने नंबर ऑफ टाइम ये वाला क्वेश्चन भी किया हुआ है। वी ओवर 2l एफ ओपन के लिए फॉर होता है, एफ क्लोज के लिए वी ओवर 4l होता है। तो दोनों की अगर रेशो लें फ्रीक्वेंसी की वो 2:1 आती है। और ये वाला क्वेश्चन भी बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, द रेशो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ ओपन ऑर्गन टू क्लोज ऑर्गन 5। अच्छा, यहाँ एक और चीज है,
अगर रेजोनेट कर गई है, तो यहाँ कहता है अगर वो रेजोनेट का मतलब है दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो गई, फ्रीक्वेंसी सेम कर दें। अब उसने रेशियो ऑफ लेंथ पूछी हुई है, फ्रीक्वेंसी सेम हो गई। अब रेशियो ऑफ लेंथ जो है वो वी बी से कैंसिल आउट, इसको एल नॉट कह रहे हो, इसको एल सी कह रहे हो, एल नॉट ओवर एल सी जो है 4/2 आ जाएगा। इसका भी आंसर आपका 2:1 आएगा, यानी आंसर आपका बीटा हो जाएगा। तो जहां भी वर्ड रेजोनेट आ जाए, रेजोनेट का मतलब है दो फ्रीक्वेंसीज आपस में क्या कर जाती हैं, मैच कर जाती हैं। नेक्स्ट और 59 जो है, द इफेक्ट और डायफ्रैक्शन ग्रेटेस्ट इज ग्रेटेस्ट इफ वेव्स पास थ्रू अ गैप विद इक्वल टू वेवलेंथ। याद रखें जो डायफ्रैक्शन है वो वेवलेंथ पर डिपेंड करती है, और जो गैप है, जो स्लिट जिसको हम बोलते हैं, आपकी बुक में बार बार एक लाइन लिखी हुई है डिफरेंट जगह पर कि डायफ्रैक्शन जो है वो ज्यादा होगी इफ द साइज ऑफ द स्लिट इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। कंपेरेबल का मतलब है अगर स्लिट का साइज और वेवलेंथ का साइज मैच कर गया है तो वहाँ डायफ्रैक्शन जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। इसका मतलब है आंसर यहाँ चार्ली बनेगा। लास्ट वाला क्वेश्चन जो है दैट इज आल्सो सो सिंपल, और नंबर ऑफ टाइम्स ही पास पेपर में आपको नजर आएगा। अगर टेम्परेचर 27 से 927 हो गया तो केल्विन में, इसको जरा देखें, टेम्परेचर थर्मोडायनामिक्स में हमेशा केल्विन में यूज करना आपने। तो अगर टेम्परेचर 273 ऐड करें तो 300 केल्विन, 300 केल्विन से कितना टेम्परेचर हुआ, 1200। इसका मतलब है कितने टाइम्स इंक्रीज आया टेम्परेचर में, 4 टाइम्स टेम्परेचर में इंक्रीज आया। अगर ये 4 टाइम्स इंक्रीज आया है तो आपके पास वी आर एम एस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर 4 टाइम बढ़ा है तो वी आर एम एस जो है वो यहाँ पर डबल हो जाएगी। इसका मतलब आंसर आपको कौन सा बनेगा, बीटा। अच्छा बेटा, अब जो है वो क्वेश्चन आंसर सेशन है, आप इसमें